केमिकल बॉन्डिंग के पार्ट 2 में वेलकम है आपका। ध्यान से सुनिएगा। अगला पार्ट है आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी। जैसा कि मैंने इसकी हेडिंग में डाल दिया था, ये बायजूस से है और एक्सप्लेन इसको हिस्ट्री वाले सर कर रहे हैं। हाइड्रेशन एनर्जी ऑल्सो हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये दो नाम है। एंथैल्पी और एनर्जी में कोई फर्क नहीं है, सेम वर्ड्स है। ये वो अमाउंट है जो रिलीज हो रही है जब एक मोल गैसियस आयन हाइड्रेशन में जाएंगे। मान लीजिए आप NaCl लेके बैठे हैं, उसको आप पानी में डाल दें तो Na प्लस और Cl माइनस का एक एक मोल जब वाटर से हाइड्रेटेड होगा ना, जो एनर्जी रिलीज होगी कि जो हाइड्रेशन एंथैल्पी, चाहे आप एस ब्लॉक एलिमेंट में जाए चाहे आप किसी और जगह पे बात करें, हाइड्रेशन एंथैल्पी अट्रैक्शन की एंथैल्पी ऑलवेज क्या होती है? एक्सोथर्मिक की ऑलवेज क्या होती है? एक्सोथर्मिक। तो हाइड्रेशन इज अ स्पेशल केस ऑफ सोल्वेशन, एक यूनिवर्सल टर्म है हाइड्रेशन। उसमें वाटर को एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन किया गया है जब सॉल्वेंट पानी हो तो। एप्लीकेशंस ऑफ द हाइड्रेशन एनर्जी, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन क्या हो जाएगा? जितना ज्यादा हाइड्रेशन होएगा, जितना ज्यादा हाइड्रेशन होएगा उतना ज्यादा जो आपके पास साइज ऑफ आयन है वो बढ़ जाएगा। ये नीट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, वो भी एस ब्लॉक एलिमेंट। चाहे तो आप इस चैप्टर से उसको कर लें, अगर आपको क्वेश्चन आने से मतलब है। लिथियम ड्यू टू स्मॉलर इन साइज, हाइड्रेशन एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। तो लिथियम और सोडियम पे चार्ज तो सेम है, डेंसिटी अलग अलग है। ठीक, लिथियम का साइज छोटा है, उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। चलो, इस वजह से भी हाइड्रेशन बढ़ गई। अच्छा, रेडियस कम है उसकी। लिथियम प्लस का जो साइज कम हुआ, हाइड्रेशन एंथैल्पी सोडियम प्लस से बढ़ गई। इस वजह से हम ये चेक कर सकते हैं उसकी जो हाइड्रेटेड रेडियस है, जो उसकी हाइड्रेटेड रेडियस है वो बड़ी हो गई। लिथियम प्लस has a smaller ionic radius than Na plus general in gaseous form. Therefore, higher the hydration of lithium plus, higher will be the hydrated radius of lithium ions. Lithium plus ions की जो hydrated radius है वो comparatively ज्यादा है। और इसी वजह से अगर आप थोड़ा सा और बात को समझें, जितना बड़ा साइज होएगा उतनी मोबिलिटी कम हो जाएगी, उतनी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो लिथियम प्लस एक्वस साइज में लार्जेस्ट है, साइज में लार्जेस्ट होने की वजह से मोबिलिटी मोबिलिटी इसकी लोएस्ट है अपने ग्रुप के अंदर, और कंडक्टिविटी भी उसी रेशियो में लोएस्ट है। मोर इज द हाइड्रेशन, लेसर विल बी द मोबिलिटी ऑफ आयन। चल नहीं पाएगा ना, साइज बड़ा हो गया ना, मोबिलिटी कम हो जाएगी। द वन विद द हायर हाइड्रेटेड रेडियस इज द bulkiest to move around, bulkiest to move around, its ionic mobility will be very low। तो लिथियम प्लस एक्वस, सोडियम प्लस एक्वस, के प्लस एक्वस, आरबी प्लस एक्वस, सीजियम प्लस एक्वस, आयनिक मोबिलिटी लिथियम प्लस एक्वस की सबसे कम है। इनको भी अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में रखा जाता है नीट के पर्पज से, तो आप इसको थोड़ा सा साइड में लिख कर रखिएगा अपनी कॉपी में। लिथियम प्लस बीइंग द स्मॉलेस्ट आयन has the highest hydrated radius which makes it bulkier, therefore its mobility will be lower. For the ion of same charge, smaller is the ionic radius, more is the hydration, smaller will be the mobility of ion। तो सेम चार्ज के लिए अगर किसी आयन की खुद की रेडियस कम है, खुद की रेडियस कम है, तो उसकी जो हाइड्रेशन है, हाइड्रेटेड रेडियस है, वो बढ़ जाएगी और मोबिलिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मोबिलिटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस दोनों पैरेलल में चलते हैं, मतलब दोनों बराबर चलते हैं, मतलब दोनों साथ चलेंगे। इट इज रिलेटेड टू मोबिलिटी, सो मोर इज द हाइड्रेशन, लेसर विल बी द मोबिलिटी ऑफ आयन, जैसे कि बार बार आप समझ ही रहे हो। स्मॉलर विल बी द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, अगर आपके पास मोबिलिटी लेसर है तो कंडक्टिविटी भी या कंडक्टेंस भी क्या होगी? कम होगी। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जितना चार्ज फ्लो होएगा करंट बढ़ता है। मूवमेंट ऑफ आयन कॉजेज अ फ्लो ऑफ चार्ज, मूवमेंट ऑफ आयन कॉजेज अ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अदर
देयरफॉर आयनिक मोबिलिटी अफेक्ट्स द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। सिंपली जो पीछे रिलेशन लिखा है, अगर आप उसको कॉपी कर लेते हैं तो मुझे लगता नहीं कहीं आपको दिक्कत इसमें आएगी। When ionic mobility increases, rate of flow of charge also increases. The one which has lesser mobility has lesser conductivity, so higher the hydration, lesser will be the mobility and electrical conductance. जिसका हाइड्रेशन ज्यादा हो गया, लेसर विल बी द मोबिलिटी, साइज बड़ा हो गया ना उसका। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजर्स हाउ इजीली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो टू द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट फॉर अ गिवन वोल्टेज डिफरेंस। तो हम सिंपल बोल देते हैं कि इसकी कंडक्टेंस ज्यादा है, जैसे कि हम एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो वहां भी इसका डिस्कशन करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज्यादा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज्यादा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज्यादा है, तो ये मेजरमेंट है हाउ इजिली इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट फॉर अ गिवन वोल्टेज डिफरेंस। लैटिस और हाइड्रेशन का थोड़ा सा कंपेयर कर लिया जाए, कंपेरिजन कर लिया जाए। लैटिस एनर्जी इज द ब्रेकिंग ऑफ लैटिस, बिल्कुल ठीक बात है, इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन। तो सिंपल एक लाइन में लिखना हो तो NaCl सॉलिड लिखकर उसको Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस लिख दिया जाए, पहली लाइन क्लियर हो गई है। Where is hydration energy, solvation energy, we take the ions in the gaseous state and form the hydrated or solvated ion depending on the solvent। यहाँ मैंने Na प्लस लिख दिया है, यहाँ मैंने पानी लिख दिया है, यहाँ Na प्लस का एक्वस फॉर्म बन गया। ये दो बातें अपने दिमाग में आ गई हैं। Lattice energy is the amount of energy required to break 1 mole of lattice into its constituent gaseous ions. Whereas hydration is the energy that is released when the ion is, ये exo process है, ये endo process है, when the ion is in the gaseous state is dissolved. If the solvent is alcohol, we use the term solvation। वो पीछे भी बताया था, हाइड्रेशन की जगह पर आप सोल्वेशन टर्म यूज करेंगे। ये देखिए आप, ये लैटिस है और ये आपके पास गैस गैस है, पानी के साथ ये क्या कर गए, एक्वस बना गए। अब मेन इशू क्या है कि अगर मुझे किसी भी कंपाउंड को डिसोल्व करना है, जैसे कि मैंने कल एक पोल डाला था केमिस्ट्री वाले सर का, उसमें क्वेश्चन ये रखा गया था कि अगर किसी का हाइड्रेशन बढ़ा हुआ है तो क्या वो घुलेगा, बढ़ा हुआ है मतलब लैटिस से बढ़ा हुआ है, तो इसका आंसर बनता है यस वो घुलेगा। और किसी का लैटिस बढ़ा हुआ है तो वो इनसोल्यूबल हो जाएगा, वो नहीं घुलेगा, वो घुलने वाला नहीं। समरी शीट क्या बोलती है, बॉन्डिंग इज अ वे ऑफ रिड्यूसिंग द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम टू अटेन स्टेबिलिटी। एनर्जी कम कर दो, स्टेबिलिटी आ जाएगी। अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स आयंस एटसेट्रा टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज, उसका नाम केमिकल बॉन्ड कर दिया गया है। octet rule, atoms need to give gain or share electrons to achieve stable nearest noble gas configuration, ionic bond or electrovalent bond, complete transfer of one or more electron of electropositive to electronegative element। ये हम रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट है। ionic valency or electrovalency, number of electron lost or gained to form an ionic bond is known as ionic valency। Factor affecting the formation of ionic bond, ionization energy, the atom that is forming cation should have lower ionization energy, electron gain enthalpy should be high, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो। और मैं बार बार आपसे बोलता हूँ, इफ यू वांट टू मेक द स्टेबल, अगर आप एक स्टेबल बॉन्ड, चाहे वो आयनिक हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो कोऑर्डिनेट हो, कोई भी बॉन्ड हो, तो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज करें। हायर द लैटिस एनर्जी, ग्रेटर इज द टेंडेंसी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एनायनिक बॉन्ड। ठीक जी, कंटिन्यू करते हैं हम लोग इसी को। लैटिस एंथैल्पी एक एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इनटू द गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था ये। सिंस देयर इज ए ब्रेकेज ऑफ लैटिस, तो लैटिस टूट रहा है एक्चुअल में ना, तो श्योर है कि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होएगा। तो हमेशा समझ लें कि अगर आपको किसी प्रोसेस को फॉरवर्ड प्रोसीड करने में ताकत लग रही है, एनर्जी लग रही है, खर्चा हो रहा है, तो इसका मतलब वो प्रोसेस एंडोथर्मिक है। लैटिस को Na प्लस Cl माइनस को दूर दूर कर रहे हो आप, ये तो जस्ट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जा रहे हो, अट्रैक्शन के अगेंस्ट जा रहे हो ना। जो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं वो तो इंट्राइनिक डिस्टेंस, जो आपके पास इनवर्स में इनवर्सली प्रोपोर्शनल चार्ज, या आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज ट्रेंड स्ट्रेंड्स ओवर द इंटर
आयोनिक डिस्टेंस, तो इसको थोड़ा हाईलाइट कर लें। चार्ज ट्रेंड स्टैंड्स ओवर द इंटर आयोनिक डिस्टेंस, तो चार्ज डोमिनेंट फैक्टर है, ये हमें समझना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर स्पेशली फॉर द सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए एप्लीकेबल है। जितना कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा उतना लैटिस एंथैल्पी बढ़ेगी। एक एग्जांपल हमने वहां आपको बेरिलियम का दिया था, शायद नोट्स में आपने लिख रखा हो। साइज ऑफ द आयंस, ग्रेटर द आयनिक साइज लेसर विल बी द लैटिस एनर्जी। सोल्वेशन, मोलिक्यूल को चारों तरफ से किसी पर्टिकुलर ने सोलवेंट ने अगर घेर लिया है, सराउंड कर लिया है, तो जो एनर्जी वहां रिलीज होगी उसको आप लोगों ने नाम दिया हुआ है सोल्वेशन प्रोसेस, और ड्यूरिंग जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसका नाम रखा हुआ है सोल्वेशन एनर्जी। फैक्टर अफेक्टिंग द सोल्वेशन एनर्जी, आयनिक साइज एनर्जी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस या आयनिक साइज है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। चार्ज टू साइज रेशियो, आयंस विद हाई चार्ज टू साइज रेशियो आर हाईली सोल्वेटेड। आयंस विद हाई चार्ज वही सेम हुआ लिथियम प्लस का, यहाँ जो चार्ज डेंसिटी है पॉजिटिव वाली वो ज्यादा है, साइज छोटा है ना उसका, ईएनसी ज्यादा है, तो उतना ज्यादा वो सोल्वेटेड हुआ। और नेचर में सोलवेंट की बात करूं, अगर घुलना है किसी भी कंपाउंड को, तो जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होएगा, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होएगा उतनी सोल्युबिलिटी ज्यादा होने वाली है। हायर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सोलवेंट, हायर विल बी द सोल्वेशन एनर्जी। बात हाइड्रेशन एनर्जी की कर लें। ऑल्सो हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये रिवीजन ही हो रहा है, इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द गैसियस आयन अंडरगोज हाइड्रेशन, जो वो चारों तरफ से पानी से घिरने वाला है। एप्लीकेशंस ऑफ द हाइड्रेशन एनर्जी, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, मोबिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, पीछे एक रिलेशन लिखा था उसको भी आपने अपने नोट्स में कॉपी कर लिया होगा। जितना हाइड्रेटेड आयन का साइज बढ़ेगा मोबिलिटी और कंडक्टिविटी दोनों कम हो जाएगी, क्योंकि साइज बड़ा हो तो कंडक्टिविटी बाय डिफॉल्ट ही कम होती है। लैटिस एनर्जी वर्सेस हाइड्रेशन, लैटिस ज्यादा तो 101% जो आयनिक कंपाउंड है वो स्टेबल है और उसकी सोल्युबिलिटी के चांसेस कम है, और अगर हाइड्रेशन ज्यादा है तो उसके सोल्युबिलिटी के चांसेस ज्यादा है। ठीक होगी बात। अब हमें टाइप ऑफ बॉन्ड्स पता चल गए, हमें आयनिक बॉन्ड पता चल गया, इलेक्ट्रोवैलेंसी पता चल गई है, लुईस कोसेल थ्योरी पता चल गई है, लैटिस एनर्जी पता चल गई है, सोल्वेशन एनर्जी पता चल गई है, पोलैरिटी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एंड हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में हल्का फुल्का आइडिया हो गया है। अब हमें लैटिस यहां पर सोल्युबिलिटी ऑर्डर, फजांस और एप्लीकेशंस ऑफ फजांस के बारे में रीड करना है। लैटिस एनर्जी वर्सेस सोल्वेशन एनर्जी, सोल्युबिलिटी ऑर्डर। लो जी, लेट अस रिवाइज इट। केमिकल बॉन्ड क्या हुआ? बॉन्डिंग इज अ वे ऑफ रिड्यूसिंग द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम टू अटेन द स्टेबिलिटी। The attractive force which holds various constituent atoms, ions, etc. together and stabilizes them by the overall loss of energy is known as a chemical bond. कोसेल थ्योरी क्या बोल रही है कि आउटर मोस्ट में गेन करे, लॉस करे, शेयर करे, कुल मिलाकर नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन पेयर कर ले। आयनिक बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वन इलेक्ट्रोपॉजिटिव से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एनायन की तरफ। फैक्टर जो अफेक्ट कर रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो रिलीज्ड नेगेटिव वैल्यू है वो ज्यादा होना चाहिए, लैटिस एनर्जी भी मैक्सिमम रिलीज होनी चाहिए। क्लियर? इससे आप एक स्टेबल आयनिक बॉन्ड बना पाएंगे। जो आयनिक लैटिस एंथैल्पी को अफेक्ट कर रहा है, डिस्टेंस जितनी कम होएगी उतना ज्यादा होएगी, चार्ज जितना ज्यादा होएगा लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर स्पेशली आपके पास कार्बोनेट्स और सल्फेट्स वगैरह उन पे एप्लीकेबल है सेकेंडरी वालों के लिए, उतना आपका लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होने वाली है। सोल्यूशन, जब कोई गैसियस कैटायन या एनायन पानी से या किसी सोलवेंट से घिर रहा हो, सराउंडेड हो रहा हो, तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको सोल्यूशन है, और फैक्टर में साइज के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और साइज के चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और चार्ज हमेशा डोमिनेट करता है। बड़ी सिंपल सी कहानी है। तो लैटिस एनर्जी एंड सोल्वेशन एनर्जी, amount of energy required to completely separate 1 mole of solid ionic compound into gaseous और इसका उल्टा भी आप बोल सकते हैं, जैसा कि मैं आपको ढेरों बार लिख के दे चुका हूं। Na प्लस गैस, Cl माइनस गैस
इससे NaCl सॉलिड आपका बन गया, या फिर NaCl सॉलिड को आप Na प्लस गैस Cl माइनस गैस में कन्वर्ट कर दें, तो ये दोनों ही लैटिस एंथैल्पी की डेफिनेशंस बनने वाली हैं। सॉल्वेशन भी डन है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, the enthalpy change when one mole of an ionic substance is dissolved in a solvent is called the enthalpy of solution. It is a sum of lattice energy of the substance in solution. बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये डेल्टा एच सॉल्यूशन की बात चल रही है, यहाँ डेल्टा एच लैटिस की बात चल रही है, कुछ नया है इसको इसलिए समझ के चलें, और यहाँ सोल्वेशन की बात चल रही है। इन दोनों का सम जब एक्सो हो गया तो मान के चलिए कंपाउंड सोल्यूबल हो ही जाएगा। एक्सोथर्मिक तो हमेशा सपोर्ट ही करता है ना, जितना ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा उतना रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करेगी, फेवरेबल हो जाएगा वो ना। लेटिस, सोल्वेशन, हाइड्रेशन। इट इज, लेटिस क्या है, कई बार बच्चों को लेटिस समझ में नहीं आता, तो मैं इसको जनरली एक वर्ड में डिफाइन कर देता हूं कि लेटिस हमारा एक नेटवर्क है। लेटिस एक नेटवर्क है। इट इज एन अरेंजमेंट in a space of isolated points, lattice points, in a regular pattern, showing the positions of atoms, molecules or ions in a structure of crystal. Solvation, घुलना, hydration, पानी से घुलना. Solvation is interaction of the solute ions with solvent. जैसे Na प्लस का पानी के साथ या अल्कोहल के साथ या फिर कोई रिलेवेंट सोलवेंट के साथ इंटरेक्शन है, which leads to the stabilization. और रूल तो हमेशा ही रहा है भाई, Na प्लस Cl माइनस के पास जाएगा तो भी स्टेबलाइजेशन का थॉट हम लेकर चलेंगे। सोल्वेशन की बात करें तो ये इंटरेक्शन है सोल्यूट आयन का सोलवेंट के साथ, विच लीड्स टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ सोल्यूट आयन, क्योंकि चारों तरफ से घिर गया ना वो। देखो कीटायन इसलिए अनस्टेबल था, चाहे वो नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन हो। कीटायन इसलिए अनस्टेबल है Na प्लस, चाहे उसके पास नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन है। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो चार्ज्ड है, तो उस चार्ज को अगर चारों तरफ से घेर लिया जाएगा, जैसे किसी एक लीडर को एक Z प्लस सिक्योरिटी दे दी जाए। सोल्वेशन इज इंटरेक्शन ऑफ द सोल्यूट आयन विद द सोलवेंट व्हिच लीड्स टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ द सोल्यूट आयन इन द सॉल्यूशन। इन द सोलवेटेड स्टेट एन आयन इज इन सॉल्यूशन इज सराउंडेड बाय द सोलवेंट मोलिक्यूल, जैसा पीछे आपको ढेरों बार बताया गया। अगर पानी ले लें सोलवेंट तो उसका नाम हाइड्रेशन एनर्जी हो जाएगा, इट इज एनर्जी लिबरेटेड। हाइड्रेशन एनर्जी ऑलवेज क्या होगी? लिबरेटेड एनर्जी। विद 1 मोल ऑफ गैसियस आयन is dissolved in water, sum of hydration energy of constituent ions is 1 in 1 mole of an ionic substance given the or gives the hydration energy of that particular ionic substance. मान लीजिए आपके पास NaCl है, उसमें Na प्लस Cl माइनस है। मान लीजिए आपके पास NaCl है, उसमें Na प्लस Cl माइनस है, तो Na प्लस की और Cl माइनस की दोनों की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी का सम है वो NaCl की हाइड्रेशन एंथैल्पी है। इसको जितना ढंग से आप पढ़ेंगे आपको हाईली बेनिफिशियल होगा। चैप्टर का नाम है थर्मोडायनामिक्स। इफ द हाइड्रेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन लैटिस, जैसा मैं आपको बताता रहा हूं बार बार, हाइड्रेशन जब डोमिनेंट हो जाएगा लैटिस पे तो वहां कंपाउंड का घुलना फिक्स हो जाएगा। कंपाउंड इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। सोल्यूबिलिटी में देखिए आप, लैटिस एंथैल्पी वर्सेस सोल्वेशन। ए बी सॉलिड है, ए प्लस गैस बी माइनस गैस ही लैटिस है, ठीक हो गया। ए प्लस गैस बी माइनस गैस, ए प्लस एक्वस बी माइनस एक्वस, सोल्यूशन हो गया, ये भी ठीक है। ओवरऑल ए इनको जोड़ दिया गया, इससे कट जाएगा, ये आपको यहाँ दिखने लगेगा। ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगी जैसा पीछे आपको बताया गया था। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन लैटिस का और सॉल्यूशन का सम है। अगर ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक रहता है, अगर ये पूरा प्रोसेस सॉल्यूशन वाला एक्सोथर्मिक रहता है तो फेवरेबल होएगा। बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल इक्वेशन इन्वॉल्वड इन द सोल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो जितना ज्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस उतना सोल्युबिलिटी ज्यादा। व्हेन अ सॉल्ट से सॉलिड AB डिसॉल्व्स इन वाटर, पानी में इसको घोला गया, जब पानी में इसको घोला गया तो सॉलिड AB इज कन्वर्टेड इनटू इट्स A प्लस एंड B माइनस एक्वस आयंस, आपके सामने था मैथमेटिकली। As given in equation 1, solid AB is converted into A plus and B minus gaseous ions. The energy required for this process is known as lattice energy. Then the formed gaseous A plus B minus are converted into their aqueous cation anion. वो सेकंड नंबर था, उसको सोल्वेशन बोल दिया गया। उन दोनों का सम
on combining, eventually the solid AB is converted into its A plus and B minus aqueous ions, जैसे कि यहाँ फिगर 1 में दिखाया गया था आपको। अब एक बड़ी सिंपल सी बात है जिसको आप इसमें इजीली समझ भी लेंगे, मेरे पास साथ रहिएगा बस ना। जब सॉलिड ए बी डिजोल्व हुआ पानी में, तो की बात पोलर एंड थे पानी में प्लस माइनस, आर इंस्टेंटली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द एनायन कीटायन। कीटायन की तरफ जैसा कि आपको पहले बताया था O जाएगा, एनायन की तरफ जैसा आपको पहले बताया था H जाएगा। दिस रिजल्ट्स इन द एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ लैटिस, एंड व्हेन द अट्रैक्शन अकर्स between the water molecules in the beaker and the ions in lattice, energy is released. As a result, the entire lattice is pulled apart because of the accumulation of water molecules on the surface of lattice and leads to the lattice breaking. Critically, the reaction of lattice breaking is given by the equation 1, जो पीछे आप देख पा रहे थे मेरे साथ में। तो यहां तक वो बार बार आपके दिमाग में लैटिस टूटने को लेकर बता रहा है, जो एक अपने आप में टूटना एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अर्लियर ओनली द सरफेस ऑफ लैटिस हैड बीन सराउंडेड बाय वाटर। अब बल्क तो सराउंड हो नहीं सकता ना, नमक है, नमक के यहां सराउंडेड में पानी आएगा, बल्क में थोड़ी जाएगा कोई। अर्लियर ओनली द सरफेस, अर्लियर ओनली द सरफेस of lattice had been surrounded by the water molecule. As more and more water molecule accumulate on the lattice surface, the entire lattice would be pulled apart, eventually with the release energy. Due to continued solvation of exposed ion, the lattice ion buried inside with also begin to be exposed. धीरे धीरे अब ये घुलता जाएगा, साइज छोटा होएगा, ये अब पानी से सराउंडेड होएगा। So these lattices ion will be surrounded by the water molecule leading to solvation. The theoretical reaction of solvation of gases, cations and anions is given by equation 2, जैसा कि आपको पीछे दिखाया गया था। तो पहला टूटना, ये प्रोसेस कैसा हो गया था, एंडो। दूसरा एक्सो, ये प्रोसेस कैसा हो गया था, कुल मिलाकर हाइड्रेशन का। ये दो स्टेटमेंट यहां दिए गए हैं जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली हुआ क्या, टू एनर्जीज आर इन्वॉल्व, पहला एंडो है दूसरा एक्सो है, पहला एंडो है दूसरा एक्सो है। वंस इज द लेटिस एनर्जी एज द लेटिस ब्रेकिंग टेक्स प्लेस, वन पहला वाला। अदर जब सोल्वेशन हुआ, हाइड्रेशन हुआ, तो जो रिलीज हुई है, है जी। तो कुल मिलाकर ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, सबसे पहले यहाँ सॉलिड लिया, यहाँ आपने वाटर लिया, यहाँ एक्वस आयंस बन गए आपके पास। एक में Na को सराउंड करके दिखा रखा है पानी से, दूसरे में Cl को सराउंड करके दिखा रखा है पानी से। पहले लैटिस आया फिर हाइड्रेशन आया, तो इसको हम लोग कई बार थर्मोडायनेमिक्स में हैश लॉ भी बोलते हैं। सेम प्रोसेस अकर्स इन वन स्टेप, सेम प्रोसेस अकर्स इन वन स्टेप, सेम प्रोसेस अकर्स इन वन स्टेप, और द प्रोसेस अकर्स इन 2 और मोर स्टेप्स। तो यही प्रोसेस लैटिस और हाइड्रेशन के थ्रू हुआ, प्रोसेस सेम है लेकिन तरीका दो रास्तों से गया। तो कुल मिलाकर एनर्जी का चेंज दोनों में बराबर होएगा, तभी हमने सॉल्यूशन को सम ऑफ लैटिस एंड हाइड्रेशन बोला हुआ है। क्राइटेरिया फॉर द सोल्यूबिलिटी, सोल्यूशन शुड बी ग्रेटर देन लैटिस, जैसा हम पीछे बोलता रहा हूं मैं आपसे। तो जितना आपके पास सोल्यूशन ज्यादा होएगा सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, इसको नोट्स में आप लिख लीजिएगा। सोल्यूशन शुड बी ग्रेटर देन लैटिस फॉर द सोल्यूबिलिटी, solution should be greater than lattice for the solubility. If the lattice is larger than energy of solution of ions, then the compound doesn't dissociate, remains insoluble. आपके सामने अगर मैं उस इक्वेशन 1 और 2 के अंदर, उस इक्वेशन 1 और 2 के अंदर, उस इक्वेशन 1 और 2 के अंदर मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 एंड 2 के अंदर मैं क्या करता हूं कि लैटिस को डोमिनेट करवा देता हूं, लैटिस को डोमिनेट करवा देता हूं, जो कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है सॉल्वेशन के कंपैरिजन में। तो भाई ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, मुझे सॉल्वेशन डोमिनेट करना है, सॉल्वेशन डोमिनेट होएगा तभी तो इस फॉर्म में आएगा ना। लैटिस डोमिनेट कर गया तो उसने अपने आप को तोड़ना ही नहीं है, ब्रेक ही नहीं होना। लो जी, there is a uncertainty when the lattice energy and the solution energies are close. For those compounds, the temperature has a big influence on the solubility. जब दोनों बराबर हो जाएं तो कई बार हम ऐसे लिख देते हैं पार्शियल सोल्यूबल, लेकिन वहां जो सबसे बड़ा रोल करता है वो करता है टेम्परेचर। नॉर्मली सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जनरल बात है, नॉट ऑलवेज, जनरल बात है एक।
ठीक है जी। नाउलॉगी क्या है? सोल्युबिलिटी एंड इनसोल्युबिलिटी, डिपेंडेंस ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड ऑन द रेडियस ऑफ आयन, सोल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ आयन, ये सब आपसे डिस्कशन रहेगा। ट्रेंड इन लैटिस एनर्जी इन सॉल्वेशन, ये आपको कई बार बड़ा जबरदस्त बेनिफिट होता है जब आप मेरे साथ में एस ब्लॉक एलिमेंट कर रहे होते हैं। मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल होएगा? ए बी ए सी ए डी ए ई कंपाउंड बनाकर आपको कंपेयर करके दिया गया लैटिस का और सोल्वेशन का, और फाइनली फिर कितना परसेंट सोल्युबिलिटी बढ़ रहा है कितना घट रहा है, इस पर डिस्कशन होने के बाद डिक्रीमेंट इन एस सी ग्रेटर देन डिक्रीमेंट इन लैटिस, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन आ जाएगा फिर आपके पास ये जी। फिर सोल्युबिलिटी ऑर्डर्स हैं, फिर कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, यहां से हमारा फजान शुरू हो जाएगा, यहां से हमारा फजान शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा आप रीड करते रहें। मेन है कि जहां कहीं ये दोनों बराबर हो गए, लेटिस अप्रोक्सीमेटली हाइड्रेशन के बराबर हो गया, तो वहां कहीं ना कहीं फिर आपको नीड होती है टेम्परेचर की। और टेम्परेचर के बारे में जनरल ट्रेंड ये बोल रहा है कि सोल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि फिर वो आयंस एक दूसरे से सेपरेट होंगे ना, और सेपरेट किसी भी आयनिक क्रिस्टल को अगर ब्रेकआउट करना है तो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप टेम्परेचर बढ़ाकर उनके आयंस को दूर दूर कर दें, उनके आयंस को दूर दूर कर दें, तब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है जी। यहां से हम मूव करेंगे सोल्युबिलिटी एंड इनसोल्युबिलिटी। ठीक है जी। तो ये पार्ट 2 है। अब थोड़ा सा मुझे काम है, तो अगला वीडियो मैं आज ही रिलीज करूंगा लगभग 1-2 बजे के आसपास। तब तक आप इसको देखें और छोटे छोटे नोट्स बना लें। पहले इसको 1.5x की स्पीड पे देखें, फिर 2x की स्पीड पे देखें, नोट्स बना लें, फिर शायद आपको ये लेक्चर देखना ना पड़े, ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो केमिस्ट्री वाले सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अगर आपके यूजफुल चीज़ें चल रही हैं तो। थैंक यू।